सौ पुरानी हवेली के पास एक कार धीमे धीमे गति में चल रही थी। अचानक वो कार दरवाजे के सामने आकर रुकी। पूरा आंगन झंझना उठा। आंगन के बीच में रखे पीतल के दिए में लो झिमझिमा रही थी। आंगन भी ऐसा जैसे पूरा चौक हो। राधिका, एक सुशिक्षित शहर में पली बढ़ी लड़की, आज पहली बार अपने ससुराल कदम रख रही थी। उसके मन में 1000 सवाल थे। कैसी होगी मेरी सास? कैसा होगा ये बड़ा घर? क्या वहाँ पुराने रीति रिवाज होंगे? आखिर वो लोग किस सोच के होंगे? मुझे तो उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पता नहीं कैसा होगा मेरा ससुराल। दरवाजे पर उसकी सास सावित्री देवी खड़ी थी। लंबा घूंघट, चांदी की चूड़ियाँ और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। उसके हाथ में आरती की थाली थी। उसने राधिका की आरती उतारी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसा कुछ अजीब सा रहस्य, जैसे वो कुछ जानती हो और उस रहस्य को राधिका से छिपा रही हो। उसने बड़ी धीमी आवाज में राधिका से कहा, आ जाओ बहू, इस घर की दहलीज बहुत पुरानी है, पर इस पर चलने वाली हर औरत की एक नई कहानी होती है। राधिका को इस बात में अजीब सा व्यंग्य लगा। उसकी आवाज में अपनापन भी था और अजीब सी ठंडक, पर एक राज भी। राधिका ने पहली बार ऐसी औरत का सामना किया था। हवेली विशाल थी। दीवारों पर पुराने जमाने के चित्र, छत से झूलते झूमर और हर कोने में एक इतिहास बना था। राधिका को उसका कमरा दिखाने के लिए 2-3 लड़कियां उसके साथ गई। घर के बिल्कुल अंत में और दक्षिण दिशा में। कमरा सुंदर था, लेकिन खिड़की के पार एक बंद कमरा नजर आ रहा था और उसके बाहर बहुत बड़ा ताला जंजीरों में जकड़ा था, जैसे कि उस कमरे को सदियों से खोला ही नहीं गया हो। राधिका ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, ये कमरा किसका है? तब राधिका की सास मुस्कुराई, वो हिस्सा अब कोई नहीं खोलता बहू, वह पुरानी चीजें रखी हैं और इस घर में जितना दिखाया गया उतना ही काम करना है। जितने कमरों को दिखाया है बस उसी में जाना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। उसकी आंखें कुछ देर के लिए ठहर गई, फिर वो बोली, इधर उधर मत जाना कहीं बहू, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए सब कह रही हूँ। उस रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आ रही थी। उधर मत जाना, इधर मत जाना। जब से राधिका आई थी बस उसने यही सुना था। इन्हीं बातों के साथ राधिका बस करवट बदल रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राधिका अपनी सास को समझने लगी थी। राधिका हर काम में अपनी सास का हाथ बटाने लगी। उसे समझ में आया कि सावित्री देवी बाहर से सख्त लेकिन भीतर से बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित महिला है। उन्हें सब काम नियमित रूप से करना पसंद है और हर काम उसके तय समय पर ही वो करती हैं। वह सुबह 4 बजे उठकर भगवान की पूजा आरती करती, 7 बजे रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती और शाम को तुलसी के चौरे पर दिया रखना नहीं भूलती। पर एक बात अजीब थी जो उसे हमेशा से खलती थी, पर उसने कभी अपने सास से यह पूछने की हिम्मत नहीं की। वो हर रात ठीक 12 बजे उस बंद कमरे के पास जाती थी। राधिका ने तो कई बार देखा था। धीरे धीरे उसकी सास हर रोज़ उस कमरे के पास एक दिया भी जलाने लगी। लाल रंग की चाबी वो निकालती और दरवाजे पर जाकर कुछ फुसफुसाती और फिर लौट आती, जैसे वो कोई मंत्र उस दरवाजे के पास पढ़ती हो। एक दिन राधिका ने हिम्मत कर कर अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ जी, आप उस कमरे के पास हर रात क्यों जाती हैं? सावित्री देवी ने गंभीर होकर जवाब दिया, हर बात समय बताने की नहीं है। घर में कुछ ऐसे राज भी होते हैं, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए बहू, और हर बहू को अपनी सास से हर सवाल नहीं करना चाहिए। वो हर रोज उस दरवाजे पर क्या करती हैं, राधिका के लिए भी एक गुत्थी थी। हवेली में एक पुरानी नौकरानी भी थी, श्यामा काकी। वो सावित्री देवी के ज़माने से उस हवेली में काम कर रही थी। एक दिन राधिका ने बातों बातों में उनसे पूछा, काकी, उस कमरे में क्या है? काकी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चुप हो जाओ बहू, वहाँ का नाम भी मत लेना। वहाँ से जो भी गया है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया।
आते ही सास रोज रात को वहां जाती है क्योंकि वो उसका कोई कर्ज चुका रही है। तब राधिका ने धीरी आवाज में उनसे पूछना चाहा, क्या कर्ज है काकी? क्या छुपा रही है मेरी सासू माँ मुझसे? आखिर क्या राज है उस कमरे का? तब काकी कांप उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, तेरे ससुर का और एक औरत का जो आज भी उस कमरे में इंतजार कर रही है। राधिका के हाथ से थाली नीचे गिर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि श्यामा काकी ने आखिर उसे क्या राज बताया है और इस खानदान का आखिर कौन सा राज है जो उससे छुपाया जा रहा है। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। एक रात घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, पूरी ओर अंधेरा छाया था। राधिका ने बोरियत में सोचा कि क्यों ना हवेली को आज अच्छे से देखा जाए। वो एक पुराने कमरे में पहुंच गई। वहां उसने एक पुराना ट्रंक रखा देखा। उसने ट्रंक खोलने के विषय में सोचा। उस ट्रंक के ऊपर उसे एक पुरानी डायरी भी मिली। शाही से लिखा था, आखिरी पन्ने पर, कमला देवी। वो पढ़ने लगी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैंने इस हवेली में जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। मैं सब बताऊंगी। सावित्री मेरी जेठानी है। वो हर रात उस कमरे में जाती है जहाँ मेरे पति की आत्मा बंद है। राधिका की सांसें तेज हो गई। डायरी के पन्ने आधे सड़े हुए थे, लेकिन आखिरी लाइन साफ थी, जो भी उस कमरे का दरवाजा खोलेगा वो उसका हिस्सा बन जाएगा। राधिका अब रुक नहीं पाई और उसने ये सारी कहानी पढ़कर यह सोचा कि उसे अपनी सास से इस विषय में बात करनी ही होगी। उसके मन में ये बात खटक रही थी कि आखिर कमला देवी ने क्यों अपने आप को उस कमरे में बंद किया होगा। उस कमरे में जाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। उसने बहुत हिम्मत कर अपनी सास का पीछा किया और देखा कि उसकी सास उसी कमरे के पास जा रही है। सावित्री देवी के हाथ में वही लाल चाबी थी। वो उस कमरे के आगे कुछ मंत्र जैसा फुसफुसाने लगी और उसने ताले को छुआ। चारों ओर बहुत तेज हवा चलने लगी। अजीब सी पायल की झनकार चारों तरफ सुनाई देने लगी। वहां पर दीपक बुझ गया। सावित्री देवी पीछे मुड़ी। उसने देखा कि राधिका वहां खड़ी है। तू आ गई, उसने ठंडी आवाज में कहा। राधिका डरते हुए बोली, माँ जी आखिर क्या सच है यहाँ का? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? सावित्री देवी ने चुपचाप दरवाजे की ओर देखा। इस कमरे में तेरे ससुर की आत्मा है बहू। वो कभी मुझे माफ नहीं कर पाए। राधिका ने बहुत धीमी आवाज में अपनी सास से पूछा, आखिर क्यों माँ जी? ऐसा क्या था वहाँ? क्योंकि इस कमरे में किसी जमाने में मैंने अपनी जेठानी को बंद कर दिया था। राधिका पीछे हट गई। क्या कहा आपने? सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे और आवाज में सन्नाटा। मैंने उसकी चीख सुनी थी लेकिन दरवाजा नहीं खोला। तब से हर रात उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ मैं यहाँ। अचानक उस कमरे से ठक ठक की आवाज आने लगी। सावित्री देवी रुक गई। ताला अपने आप खुलने लगा। जंग लगी चैनें खड़कने लगी। दरवाजा हिला और धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और एक सफेद भूत साड़ी पहने हुए बाहर निकला। सावित्री, तूने मुझे बंद किया था ना? आवाज बहुत धीमी थी पर कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। सावित्री देवी कांपते हुए बोली, कमला मैं मजबूर थी। परछाई बोली, अब तेरी बहू मेरी जगह आएगी। राधिका के कदम जम गए। वो सांस वहीं गिर पड़ी। परछाई ने राधिका की ओर देखा, धीरे धीरे मुस्कुराई। अब तू इस घर की नई रक्षक बनेगी। राधिका डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये उसके साथ क्या हुआ है। आखिर कौन है ये भूतनी और मेरी सास उसे कैसे जानती है? राधिका चिल्लाने लगी पर उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। राधिका ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। उसके कदम धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगे। तभी श्यामा काकी ने राधिका की आवाज सुनी और वो दौड़ती हुई वहां आई। अरे बाप रे, फिर वही हुआ है। मुझे नई बहू को बचाना ही होगा। वो भागते भागते उसी कमरे की तरफ जाने लगी। जब तक वो वहां पहुंची, वहां पर सब कुछ गायब हो चुका था। उस कमरे पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था और वहां लिखा था, अब ये दरवाज़ा नई बहू के हवाले है।
उसने देखा सावित्री देवी वहाँ बेहोश पड़ी हैं और वहाँ राधिका का कोई अता पता नहीं है। उसने कैसे तैसे सावित्री देवी को उठाया। कुछ दिनों के बाद उसने देखा सावित्री देवी चुपचाप अकेले रहने लगी। चेहरे पर थकान और आंखों में डर। घर के बाकी लोग भी पूछते थे, अरे बहू कहाँ है, बहू कहाँ गई? सावित्री अभी तो ब्याह के लाई थी, कहाँ गई तुम्हारी नई नवेली बहू? पर उसके मुंह पर कोई जवाब नहीं। सावित्री देवी बस ये जानती थी कि अब इस घर की देखभाल वो ही करेगी। आज भी कभी कभी वहाँ पर पायलों की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक रात 12 बजे। और साथ ही साथ कई बार साड़ी में एक औरत भी दिखाई देती है, हवा में उड़ती हुई, पर किसी को नहीं पता कौन है वो, और कोई उसका पीछा करने की हिम्मत भी नहीं करता। एक रात एक नए घर में काम करने वाले आदमी ने श्यामा काकी से पूछा, नई बहू कहाँ है? तब श्यामा काकी के मुंह पर सिर्फ चुप्पी थी। रात के करीब 9:15 का समय। बारिश अभी हल्की हल्की चल रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। अजय एक छोटी सी डगमगाती लोकल बस से सफ़र कर रहा था। आज वो अपने गांव आया था बहुत सालों बाद, पर आज गांव कुछ अजीब लग रहा था। वो उस बस से उतरता है, तभी बस कंडक्टर गुस्से में बोलता है, अरे भाई साहब, ये आखिरी स्टॉप है, आगे बस नहीं जाएगी, उतर जाओ यहाँ। अजय चौंक कर बोलता है, अरे ये देवगढ़ आया है, मुझे शहर के दूसरे और किनारे जाना था यार। तभी कंडक्टर कमीज से पसीना पोंछते हुए बोलता है, साहब रास्ता बारिश से बंद हो गया है, आगे जाना हो तो पैदल जंगल से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है यहाँ जाने का। अजय गहरी सांस लेता है। अजय का गांव जंगल के उस पार था और आज बारिश बहुत देर से हो रही थी, इसीलिए जंगल के रास्ते बहुत ज़्यादा कीचड़ था और आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा घना था, जो उसके लिए अकेले तय कर पाना मुश्किल था। पर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो गहरी सांस लेता है और बस से नीचे उतरता। उसके बैग में सिर्फ एक नोटबुक, पेन और टॉर्च थी। अजय ट्रैवलिंग की व्लॉग्स बनाता था और यही उसका पेशा था। आज वो व्लॉग तो बनाता, पर उसके लिए रास्ता बहुत कठिन था। वो देवगढ़ के बूले भटकी मोर पहाड़ी पर खोज पर निकला था, जहाँ लोग कहते हैं रात को किसी ऐसी लड़की की चीख सुनाई देती है जो ना दिखती है और ना समझ आती है। अजय हल्की मुस्कान के साथ कैमरा लिए बोलता है, ही व्यूअर्स, क्या हाल चाल, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने आए हैं जिसे कहते हैं देवगढ़, द हॉन्टेड प्लेस। क्या यहाँ रात में कोई लड़की दिखती है जो इंसान नहीं है? पर अब देखते हैं ऐसा क्या होता है जो कैमरे में कैप्चर होगा या फिर नहीं। अजय कैमरा बंद करता है। उसकी इच्छा थी कि वो उस लड़की की हेल्प करे। उसे लगता था कि इन पहाड़ियों में कोई कैद है जिसे वो बचाना चाहता था। पहाड़ी की टहनियाँ बारिश के पानी से टपक रही थी। कहीं दूर पर जानवरों की गुर्राने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अजय डरते हुए खुद से कहता है, ठीक है अजय, तू ये सब कर सकता था, पर नहीं, तुझे तो ट्रैवलिंग करनी है ना, तो चल अब देखते हैं इस रास्ते पर हमें क्या देखने को मिलता है, क्या हॉन्टेड एक्सपीरियंस रहेगा हमारे साथ जो मैं अपने गांव के बच्चों को सुना सकूं। तो चलो देखते हैं क्या चील मारेंगे हम यहाँ पे। टॉर्च की रोशनी मिट्टी पर गिरती है। रास्ता कभी चौड़ा तो कभी गायब हो जाता है। अचानक खड़क की आवाज़ सुनाई, जैसे किसी के कदमों की आहट है। अजय बोलता है, अरे कौन है वहाँ पर? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे नहीं डरूंगा। पर कोई जवाब नहीं आता। टॉर्च की रोशनी बस पेड़ों की परछाइयाँ हिल रही थी, पर वो भी ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोई एकदम से आकर छुप गया। तभी धीमी आवाज़ आई, मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। तभी अजय कांपते हुए बोलता है, ये किसका आवाज़ है? कौन है यहाँ पर? कौन मदद मांग रहा है मेरे से? मेरे सामने आओ। या शायद मौका आ गया है, यहाँ जो कैद लड़की है उसकी मैं मदद कर सकता हूँ फाइनली। फिर वही आवाज़ आती है, पर अब की बार साफ, अरे कोई मदद करो। अजय टॉर्च की रोशनी उधर फेंकता है। वहाँ पेड़ों के बीच सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल थे और चेहरा एकदम सफ़ेद। अजय कुछ कदम आगे बढ़ता है। अजय नर्वस आवाज़ में पूछता है, हेलो, तुम क्या यहाँ अकेली हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी डेफिनेटली मदद करूँगा। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ मैं रास्ता भूल गई थी,
मैं इन पहाड़ियों पे आ गई और अब यहीं पे फंसी हुई हूँ। तुम प्लीज मेरी मदद करो। अरे तुम यहाँ कैसे आई और यहाँ पर तुम अकेली क्यों फंसी हुई हो? तभी वो लड़की धीरे से चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जैसे बुरी तरह सोच गई। लड़की टूटी हुई आवाज में बोलती है, सब मुझे छोड़कर चले गए, सबने छोड़ दिया। अजय दुखी होकर बोलता है, क्या? कौन तुम्हें छोड़कर चला गया? तुम्हारे साथ कौन था यहाँ पर? तभी वो लड़की बोलती है, मेरे दोस्त मुझे यहाँ छोड़कर चले गए और अब मैं यहाँ अकेली हूँ, पूरी तरह फंस गई हूँ। सिर्फ जानवरों के बीच में डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अजय तभी बोलता है, देखो ये जंगल है, बहुत खतरनाक है और यहाँ पर हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ सकता हूँ, आगे चलकर बात करते हैं। लड़की धीरे से मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान बहुत अजीब और रहस्यमय होती है, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज अजय से छुपा रही हो और उस राज की वजह से अजय की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अजीब मुस्कान पर अजय उसके साथ आगे बढ़ता है। वो लड़की बोलती है, मैं रास्ता जानती हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो। तभी अजय बोलता है, अरे अगर तुम रास्ता जानती हो तो अपने आप गई क्यों नहीं अपने घर? तभी वो बोलती है, मुझे डर लग रहा था जानवरों से। अजय को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर अब क्या करे, उसके पास और कुछ नहीं था। दोनों साथ आगे चलने लगते हैं। अजय उससे धीरे से पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोलती, अनन्या। अजय फिर बोलता है, अनन्या, तुम यहाँ कैसे आई थी और तुम यहाँ अकेली कैसे फंस गई? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चलती रही। अजय फिर पूछता है, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए जो तुम्हारे साथ आए थे? क्या वो भी तुम्हारे को छोड़कर चले गए? तभी वो लड़की अचानक रुक जाती है। वह अजय के पास आकर बोलती है, लोग हमेशा चले जाते, किसी की परवाह नहीं करते, अक्सर बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे अब कुछ अजीब महसूस होने लगा है, जैसे वो लड़की आम ना हो। थोड़ी दूर पर उन्हें एक छोटी सी झील दिखाई देती है, पर अजय उस झील को देखकर थोड़ा चकित हो जाता है, क्योंकि उसे जहाँ तक याद था, उसके गांव जाने के रास्ते में इस जंगल में कोई झील नहीं पड़ती। पर आज जंगल भी कुछ अजीब लग रहा था और उसका रास्ता भी, जैसे वो लड़की उसे किसी और मार्ग से ले जा रही है। तभी उसके पास उसे एक पुराना फटा हुआ टेंट दिखाई देता है। शायद उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसमें कुछ लोग वहाँ मौजूद होंगे, जो कि अजय और उस लड़की की मदद करते हैं। अजय चौंक कर कहता है, क्या हमें उस टेंट के वहाँ जाना चाहिए? और ये टेंट है किसका? चलो चलकर देखते हैं। वो लड़की धीरे से बोलती है, हमारा था। अजय तभी बोलता है, हमारा था? मतलब तुम्हारे दोस्तों का होगा ना? वो लड़की बोलती है, हाँ, उन्होंने यहाँ पार्टी की थी। और फिर वो यही वाक्य बोलकर रुक जाती है। और फिर क्या? आगे बोलो ना। पर वो कुछ जवाब नहीं देती। अजय आगे बढ़ता है। वो टेंट के अंदर रोशनी डालता है। टॉर्च की रोशनी में वहाँ दिखता है पेपर प्लेट्स, एक खुला कप, बिखरी हुई चीज़ें और एक खून सा निशान। वो ये सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गलत होता है। अजय हैरानी से पूछता है, ये क्या है? ये तो खून जैसा निशान लग रहा है। यहाँ क्या हुआ था? कौन है यहाँ का राज? क्या है यहाँ राज? तभी अनन्या पलटकर अजय को देखती है। सब चले गए एक एक करके, मुझे छोड़ गए यहाँ मरने के लिए। अजय पीछे हटता है। अजय बोलता है, अनन्या, तुम मजाक तो नहीं कर रही? मेरे को अब डर लग रहा है। अनन्या बोलती है, क्या मैं मजाक कर रही हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है? अजय टेंट के बाहर जमीन पर झुककर निशान देखता है। उसे एक पैर का निशान दिखाई देता है, मानो कोई नंगे पैर यहाँ से भागा हो बहुत जल्दी में। अजय बोलता है, ये इंसान का पैर इतना बड़ा नहीं होता, ये किसी और ही चीज का पैर लग रहा है मुझे। लड़की बोलती है, वो इंसान नहीं था। अजय को झटके लग जाता है। अजय बोलता है, कौन नहीं था? फिर वो क्या था? अगर वो इंसान नहीं था तो फिर वो क्या था? लड़की धीरे से उसके कान के पास झुकती, तुम्हें भी पता चल जाएगा कौन था वो। अजय का दिल जोर से धड़कने लगता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अजय डरते हुए बोलता है,
अनन्या, तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ था? मुझे बिल्कुल डिटेलिंग में बताओ। और तुम यहाँ कैसे आई? मुझे सब सही तरीके से बताओ अनन्या, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अनन्या दूर जंगल की ओर दिशा में देखती है। वो सब मर गए, सब मर गए। अजय जम जाता है। वो बोलता है, क्या 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 बोल रही हो तुम? अनन्या अजय की आंखों में देखती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वो रहस्यमय मुस्कान देखती है। बस तुम बचे हो। सस्पेंस अभी शुरू हुआ। आखिर क्या था उस लड़की का और अजय का राज, ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, अगर वो अजय बचा था तो अनन्या उससे कैसे जुड़ी थी, ये जानने के लिए आप पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर जाकर ठंड की माँ, दुल्हन और पागल मालिक चतुर का वीडियो जरूर देखिए। धूप ढल चुकी थी। शाम की लालिमा धीरे धीरे नीले साए में बदल रही थी। कस्बे के चौराहे पर एक पुरानी पान की दुकान थी, रामलाल पान भंडार। यह गांव स्पेशली अपने पान के लिए मशहूर था। यह दुकान रामलाल की थी, लगभग 55 साल का दुबला पतला आदमी, जिसकी आंखों में हमेशा लालच की चमक छलकती थी। लोग शाम को काम से वापस लौटते वक्त रामलाल की दुकान पर पान खाने के लिए जरूर रुकते। पर रामलाल एक निहायती लालची किस्म का व्यक्ति था। उसकी दुकान पर दिन भर भीड़ रहती, फिर भी उसका दिमाग और पैसे कमाने में लगा रहता था। उसकी दुकान पर सबसे खास था बनारसी पान, जिसके लिए लोग दूर शहरों से उसकी दुकान पर पान खाने आते। पर वो आदमी बहुत चालाक था। वह कभी किसी ग्राहक को पूरे वजन का पान नहीं देता, कभी चूना ज़्यादा डालता तो कभी सुपारी घटा देता। और बस उसको सारे समय पैसों की ही परवाह रहती थी कि कब वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए और अमीर हो जाए। रात सोते वक्त भी उसके दिमाग में सिर्फ पैसों का ही ख्याल दौड़ता था। जब उस रात सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, रामलाल अपनी दुकान समेटने ही वाला था कि अचानक एक अजनबी उसकी दुकान पर आ खड़ा हुआ। लंबा कद, सफ़ेद धोती और शॉल लिए और सिर पर बड़ी सी टोपी। चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अजनबी बोला, भाई एक पान बनाओ, मगर खास वाला। रामलाल उसे बोलता है, दुकान बंद कर रहा हूँ, कल आना। अजनबी ने हंसते हुए जेब से चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला, जिसे देखकर रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने यह सिक्का पहली बार देखा था। अरे भाई, इस सिक्के के बदले पान नहीं दोगे? रामलाल की आंखें चमक उठी। पान के बदले सोने का सिक्का? उसने तुरंत एक घूंट निगला और बोला, क्यों नहीं, माफ़ करिए मालिक, अभी बनाता हूँ। बताओ कौन सा बनाऊँ, गुलकंद या सुपारी वाला? वह जल्दी पान बनाने लगा, पर उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अगर इस आदमी के पास एक सिक्का है तो और इसके पास बहुत सारे सिक्के होंगे। जब रामलाल ने पान बनाकर दिया, अजनबी ने वह खाया और वो बोला, बहुत बढ़िया पान है, इसका इनाम दूंगा, लेकिन एक शर्त है। रामलाल ने झट से पूछा, क्या शर्त? आधी रात के बाद मेरे साथ जंगल के भीतर जगह चलना होगा, वहाँ मैं तुम्हें जितने सोने के सिक्के चाहते हो दे सकता हूँ। रामलाल चौंक गया। जंगल में आधी रात को? अजनबी बोला, हाँ, पर डरना मत, वहाँ बस धन ही धन है, मगर जो लालच करता है उसका विनाश होगा। रामलाल के कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, धन धन। उसने तुरंत हामी भर दी, बिना सोचे समझे कि उस जगह का आखिर वो बूढ़ा आदमी कोई तो राज छुपा रहा है, जो अभी रामलाल से बेखबर है। आखिर गाइस, क्या राज है वो, ये जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी। ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। रामलाल ने उस आदमी से माँ, पूछा, ऐसा क्या राज है
जहाँ सोने के सिक्के मिलते हैं। फिर उस अजनबी ने रामलाल से बड़ी तेज आवाज में कहा, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, तुम्हें धन से मतलब है ना। फिर रामलाल उस अजनबी का मुंह देखता रह गया। रामलाल को ये पता था कि वहाँ कोई ना कोई राज छिपा है, पर उसके धन की लालच उसे उस अजनबी के साथ जाने के लिए मजबूर कर देती है। अब घनी रात है। रात के ठीक 12 बज गए हैं। अंधेरा घना था। आसमान में बादल और दूर कहीं से जानवर और सियारों की आवाज़ आ रही थी। रामलाल और वो अजनबी जंगल की पगडंडी से धीरे धीरे गुजर रहे थे। रामलाल को उस मार्ग पर चलते हुए डर भी लग रहा था, परंतु उसके पैसों की लालच उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। रामलाल ने देखा कि वो अजनबी इस रास्ते पर बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा है, जैसे वो इस रास्ते को बहुत अच्छे से जानता है। अचानक एक पुराना बरगद का पेड़ आया। उस पेड़ के नीचे अजीब सी काली मिट्टी थी, जो कि अन्य स्थान की मिट्टी से अलग प्रतीत हो रही थी। रामलाल ने सवाल पूछना चाहा, पर उसकी झिझक ने उसे ना पूछने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो आदमी उसे हर सवाल का एक ही जवाब देता, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। रामलाल ने थोड़ी दूरी पर देखा कि थोड़ी दूरी पर मिट्टी खुदी हुई है। उस अजनबी ने रामलाल से बड़ी धीरी आवाज में कहा, यही है वो जगह, खुदाई करो। रामलाल ने सोचा कि इस व्यक्ति को इस स्थान के बारे में कैसे पता है, पर उसने पैसों की लालच में फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में एक पुराना लोहे का बक्सा उन्हें एक गड्ढे में दिखाई दिया। बक्से से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और वो बक्सा ऐसा लग रहा था जैसे कि कई जेवरातों, सोनों के सिक्कों और बेशकीमती खजानों से भरा हो। उसने जैसे ही ढक्कन खोला, सोने के सिक्कों का ढेर उसके सामने आ गया। रामलाल ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना सोना देखा था, पर वो आदमी बिना किसी आश्चर्य से वहां खड़ा था। रामलाल की आंखें इतना सोना देखकर चौंधे आ गई। अजनबी बोला, बस जितना है ले जा सको उतना ले लो, लेकिन लालच मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। रामलाल ने सिर हिलाया, पर उसके मन में एक आवाज गूंज रही थी, इतना सारा धन सब मेरा हो सकता है। रामलाल ने बक्से में से सिक्के निकाल कर अपने थैले में भर लिए। अजनबी बार बार चेतावनी दे रहा था, बस कर, बहुत है, बस कर रामलाल, लालच मत कर। पर रामलाल ने उस आदमी की एक ना सुनी। वो आदमी बार बार रामलाल को चेतावनी दे रहा था, अरे रामलाल बस कर, अब बहुत हुआ है, बस अब बंद कर दे रामलाल। पर उस आदमी की रामलाल ने एक ना सुनी। उसके लालच उसके सर पर सवार थी। जैसे ही उसने आखिरी मुट्ठी सिक्के की उठाई, बक्से से एक भयानक गर्जना हुई। धरती हिलने लगी, हवा में पत्ते उड़ने लगे, बरगद की पेड़ की जड़ें अपने आप हिलने लगी और अजनबी की आवाज गूंजी, मैंने कहा था लालच मत करना। अब पूरे जंगल में एकदम से तूफान आ गया। सारे पेड़ों की पत्तियां बहुत जोर से हिलने लगी। जंगल में भयानक गर्जना, बहुत से जानवरों की आवाज और एकदम से बिजलियां कड़कने लगी। रामलाल चीख पड़ा, नहीं, मैं वापस रख दूंगा। पर अब देर हो चुकी थी। रामलाल का थैला अपने आप चलने लगा और वो बक्सा बंद हो गया। रामलाल वो सब कुछ वापस सही करना चाहता था, पर अब उसके पास कोई मौका नहीं था। उसको लगा कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ पाकर खो दी और अब वो इससे बहुत निराश था। उसके पास अब कोई मार्ग नहीं था। वो इतने सोने को जलते हुए देखकर पूरी तरह से अंदर से नष्ट हो चुका था। पर अब उसको ये श्राप मिला था कि उसे अपनी लालच का अगले दिन सुबह कुछ लोग जंगल की ओर गए। उन्होंने वहाँ पर राख देखी और राख में कुछ जले हुए सिक्के भी पड़े थे और मिट्टी भी खुदी थी। कस्बे में ये अफवाह फैल गई और रामलाल रात में किसी भूत के साथ गया था, अब वापस नहीं आया।
अब रामलाल की दुकान बंद रहने लगी। लोग उसकी दुकान के आसपास पान के लिए गुजरते पर बंद। पर एक रात पर लोग हैरान थे। अरे ये तो रामलाल की दुकान है, लेकिन वो तो मर गया था। दुकान में बैठे पान वाले का चेहरा पूरी तरह ढका था। बस वो धीरे धीरे बोल रहा था, पान लो, सोने के वर्क वाला, बस 1 रुपया। लोगों ने जब ध्यान से देखा तो उसके हाथ काले और जले थे। कुछ लोगों ने डरते डरते पान लिया। जैसे उन्होंने पान खाया उनकी जीभ से खून निकलने लगा और कुछ चक्कर खाकर गिर गए। सब लोग चिल्लाते हुए भाग गए। कहते हैं उसके बाद रामलाल पान भंडार कभी नहीं कुछ खुला। राहगीर आज भी कहते हैं, जो आधी रात को उस दुकान के सामने से गुजरता है उसे जले हुए पान की गंध और सिक्कों की झक्कार सुनाई देती है। और कुछ तो यह भी कहते हैं कि अगर कोई वहां रुककर सोने का पान मांगे तो अजनबी सफ़ेद धोती वाला फिर लौटता है। एक रात कस्बे का नया लड़का चिंटू यह सब सुनकर जिज्ञासा में पान की दुकान पर पूछा। उसने सोचा भूत वूत कुछ नहीं होता। वह दुकान के पास गया। दुकान का दरवाज़ा बंद था, पर अचानक वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से आवाज़ आई, पान लोगे बेटा? सोने का पान, बस 1 रुपया। चिंटू ने देखा एक बूढ़ा आदमी जो कि कंबल में ढका है मुस्कुरा रहा है। वह डर के पीछे हटने लगा और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बाहर बस सिक्कों की झनकार सुनाई दी। कहा जाता है उस रात के बाद चिंटू कभी घर नहीं लौटा। लोगों ने बस उसकी चप्पलें। गाइस, इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज भी रामलाल की दुकान का वो भूत कभी कभी वहाँ दिखाई देता है।